हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी कांचीलाल फैमिली। आज से हम लोग एक सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं एंड उस सीरीज़ का नाम है म्यूचुअल फंड सीरीज़। इसमें हम लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बेसिक एंड डिटेल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ताकि जब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के समय हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, क्योंकि आजकल ये एक बहुत कॉमन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो चुका है अफोर्डेबिलिटी के कारण, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से। लेकिन सही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन्वेस्ट करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है, एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को नॉलेज का ज़रूरत है, ताकि हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो कभी भी हम लोग किसी भी म्यूचुअल फंड्स की, फॉर एग्जांपल, ये बस एग्जांपल के लिए है। प्लीज़ इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जाए और सबसे पहले अभी इसी में इन्वेस्ट कर दें। ये आपको समझाने के लिए है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट। ठीक है, ये स्कीम अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। इसमें आता है इक्विटी, डेट एंड अदर एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड हो गया। एंड ये क्रूड ऑयल वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये आपका एएमसी है। कभी भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को एएमसी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, एक्सिस है, सुंदरम है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, बार बार मैं कह रही हूँ ये बस एग्जाम्पल के लिए है, आपके समझने के पर्पस के लिए है। मैं ये बिल्कुल अभी नहीं बोल रही कि आप जाके सबसे पहले इसमें इन्वेस्ट करते। एंड ये चैनल आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के रिकमेंडेशंस के लिए है भी नहीं, ये आपकी गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये जो एएमसी है, इन एएमसीज के पास फंड मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इसका फैक्ट शीट देखें, हर स्कीम का एक फैक्ट शीट होता है, एंड फैक्ट शीट सभी को देखना चाहिए एंड पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ आप कर रहे हैं उसका क्या गोल्स है, वो कहाँ कहाँ पैसा लगाता है। ये फैक्ट शीट आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर। ठीक है, तो इस फंड का फंड मैनेजर कौन है? फंड मैनेजर सिंगल भी हो सकता है, टीम ऑफ फंड मैनेजर्स भी हो सकता है, जैसे इसमें टीम ऑफ फंड मैनेजर्स है। ये चीज़ आपको फैक्ट शीट से पता चलता है। तो होता क्या है, जब भी हम लोग किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट लिया। जब हमने स्कीम में पैसा लगाया तो हमने इस एएमसी को अपने फंड्स दिए, एंड ये स्कीम में जो फंड मैनेजर्स है वो उस फंड्स को डिप्लॉय करता है, अलग अलग जगह पैसे लगाता है। अब हम लोगों के लिए कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करता है? इसका एक रीज़न ये है कि भाई, अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो शेयर मार्केट में आज कितने सारे शेयर्स हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी है, फार्मा है, ऑटो है, बैंकिंग है, हर सेक्टर में बहुत सारे शेयर्स हैं। अब आईटी की ही बात करें तो यहाँ पे टीसीएस है, एचसीएल है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज है। अब इंडिया जो है, जीडीपी के टर्म्स में, सेकेंड, अगर हम लोग बात करें, इंडिया आज के डेट में जीडीपी के टर्म से फिफ्थ पोजीशन पर आता है। लेकिन 2030-31 तक ये थर्ड रैंक पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा फोरकास्ट है। तो एक चीज़ आप बताइए, जब इंडिया इस थर्ड पोजीशन पे आएगा तो आप इस ग्रोथ में, इस जर्नी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? उसके लिए आपके पास शेयर बाजार है, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके, क्योंकि बड़ी कंपनीज यही है, इंडिया ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? जब इन बड़ी कंपनीज को प्रॉफिट होगा, जब ये बड़ी कंपनीज ग्रो करेगी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको शेयर मार्केट में आना पड़ेगा।
लेकिन शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है। अब आईटी में ही मैंने कहा, अब फार्मा में भी उतनी, ऑटो में भी उतना ही है, बैंकिंग में भी उतना ही है, पावर में भी उतनी ही कंपनीज है। आप लगाए कहाँ? या तो आप खुद फंडामेंटल रिसर्च करें, प्रॉपर नॉलेज लिए, समझे, पढ़े, एंड उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। या फिर अगर आपका वर्क एरिया डिफरेंट है, आज के डेट में सबका अपना अपना वर्क एरिया होता है, सब अपने अपने वर्क एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आईएएस हो, टीचर्स हो, सबका वर्क एरिया अलग है। तो आप अपना स्टडी या कोई भी चीज़ का टाइम आप मार्केट को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड आउटसोर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझना है कि म्यूचुअल फंड्स खुद में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में ये मल्टी एसेट देखा था, तो ये मल्टी एसेट तो बहुत अलग अलग जगहों पे पैसा लगाता है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो कि सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाते हैं, जो कि सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाना था, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो फंड है वो एएमसी को दे सकते हैं ताकि वो उस फंड्स को मैनेज करे, डिप्लॉय करे, है ना। और दूसरी बात क्या है कि पूल का फायदा होता है। पूल का फायदा होना मतलब कि अगर मेरे पास अभी 1 लाख है, ठीक है, तो मैं 1 लाख से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर पाऊंगी कि 10 लाख से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर पाऊंगी? ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मेरे जैसे, ठीक है, और 10 लोग आए, ठीक है, और 10 लोग आए, ठीक है, सबने अपना पैसा जो है फंड मैनेजर को दिया, एक पर्टिकुलर स्कीम में दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पूल ऑफ मनी हो गया। अब ये जब डिप्लॉयमेंट होगा तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा। हो सकता है 1 लाख से, या 1 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर मैं सिंपल से बात करूँ 10,000, म्यूचुअल फंड में आज के डेट पे आप 100 रुपीज़ से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी बनता है। तो अगर मेरे पास 10,000, उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैं इस 10,000 से कुछ लिमिटेड शेयर्स में, कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ही पार्टिसिपेट कर पाऊँ। लेकिन अब जब फंड मैनेजर है उसके पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया, मेरे जैसे और 10 लोग और 50 लोग और 100 लोग जुड़ रहे हैं, तो उसके पास एक पूल ऑफ मनी हो गया, वो ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर पा रहा है। एंड रिटर्न जो है, चलिए इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये पीस ऑफ लैंड है, मान लेते हैं इस पीस ऑफ लैंड का वैल्यू है 10 लाख। अब 10 लाख मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या है कि इस ज़मीन का अगर 25 टुकड़ा करते हैं, ठीक है, इस ज़मीन का 25 पार्ट किए, एंड हर पार्ट का जो वैल्यू है वो 40,000 है। 25 लोगों ने 40,000 लगाया, सबको पेपर मिला कि आपने 40,000 दिया है, आप इतने पार्ट के मालिक हैं, ठीक है। अब इस लैंड का वैल्यू एप्रिशिएट होता है, मान लेते हैं 1 साल के बाद इस लैंड का वैल्यू है 12 लाख। तो ये 2 लाख का जो एप्रिसिएशन है ना, वो सब में इक्वली बांटा जाएगा। जो मेरा जो पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई मैंने 40,000 दिया उस पार्ट को परचेज करने के लिए, मैं इसे 48,000 में सेल कर सकती हूँ। जो ये 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे जो 20% का रिटर्न बना, मैं वही रिटर्न 40,000 में 20% ले पा रही हूँ, 8,000 मेरा प्लस हुआ। लेकिन मेरे पास 10 लाख नहीं था वो 20% का फायदा उठाने के लिए, मेरे पास 40,000 तो था। मैं उस एप्रिसिएशन का मैं उस एप्रिसिएशन में पार्टिसिपेट कर पाई। तो म्यूचुअल फंड हम लोगों को यही बेनिफिट देता है कि हम लोग उस एप्रिसिएशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो हम लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट से डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि हमारा वर्क एरिया अलग था, तो हम लोग उतना स्टडी नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, तो एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर जो कि प्रोफेशनल है, जो कि उस चीज़ को समझता है, उसका काम ही यही है कि मार्केट को पढ़ना, मार्केट को समझना, कहाँ पैसा लगाना है। तो हम लोगों को म्यूचुअल फंड से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड एक जो चीज़ है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट की कीमत। जैसे कि यहाँ पे लैंड की एक यूनिट की कीमत 40,000 है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड में हम लोग जब एक यूनिट परचेज करते हैं
उसके वैल्यू को हम लोग एनएवी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड के अलग अलग कैटेगरीज, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम लोग किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास, SIP एंड, ठीक है। और दो टूल और है, जो कि है STP एंड SWP, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो SIP और लमसम में होता क्या है? SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जिसमें नॉर्मली 500 से स्टार्ट होता है मिनिमम, लेकिन कुछ फंड्स जो है, कुछ स्कीम्स जो है, ₹100 से भी हम लोगों को हम कुछ फंड्स में हम लोग ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम मतलब कि एक बार में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मिनिमम है 5000। मान लेते हैं कि कहीं से मेरे पास कुछ बड़ा चंक आया पैसों का, तो मैं एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। एंड अगर मेरे पास भाई इतना नहीं है कि मैं एक साथ बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकूँ, तो मैं SIP के थ्रू भी कर सकती हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि भाई जब हमारे पास बहुत अच्छा खासा सेविंग्स हो जाएगा तब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो नहीं, आप यहाँ पे ₹100 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जितना जल्दी शुरू करते हैं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, उतना बेटर है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? एक ये चीज़ है कि आपने 10,000 लगाया, आपको 12% मिलता है, ठीक है। हर साल आपको इस 10,000 का ही 12% मिला, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न बनता है वो बनता है 7.95%। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जैसे आपने 10,000 लगाया, इस पे रिटर्न बना 12%, ठीक है। 11,200 इस पे रिटर्न बना 1200, 11,200। अब अगले महीने, सॉरी, अब अगले साल आपको 11,200 पे 12% मिलेगा, फिर इस बढ़े हुए अमाउंट पे मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न पे रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना कंपाउंडिंग के आपने 10,000 लगाया एंड इसी का 12% आपको हर साल मिल रहा है। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न बना, उस रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हर बार आपको रिटर्न मिला, तो यहाँ पे कितना होता है, 34,785। यहाँ पे भी आपने 10,000 लगाया, यहाँ पे भी आपने 10,000 लगाया, ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग में ये अमाउंट बन के कितना होता है, 34,785। एंड बिना कंपाउंडिंग के ये अमाउंट कितना है, 23,200। तो ये कंपाउंडिंग ही बहुत तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों फ्रेंड्स हैं। मिस्टर ए 10 years तक हर महीने 10,000 का SIP करते हैं, ठीक है। 10,000 का SIP करते हैं, तो टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। एंड इनका 12 साल के बाद इतना कॉर्पस खत्म होता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 12% का CAGR। तो इतना इनका रिटर्न बना, तो इतना इनका कैपिटल बना, ठीक है, 23,58,549, ठीक है। अब 10 साल के बाद मिस्टर बी को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है, तो वो भी सोचते हैं कि चलो मैं भी करता हूँ इतना इन्वेस्टमेंट। तो 5 साल के बाद उन्होंने कैलकुलेट किया। कॉपी करने वाले लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, भाई कॉपी भी करना होता तो समझदारी से करना होता है। लेकिन मिस्टर बी उतने समझदार नहीं, उन्होंने सोचा कि अगर 5 साल और मिस्टर ए करता है तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 18 लाख। अब मुझे भी अपना इन्वेस्टमेंट करना 18 लाख। अब ये 10 साल तो इन्वेस्ट नहीं किए, अब ये शुरू करते 11वां साल, ठीक है, 11th ईयर। अब ये शुरू करते हैं 11th ईयर। 11th ईयर से इन्होंने 30,000 पर मंथ स्टार्ट कर दिया। इनका तो 10,000 पर मंथ ही चल रहा है, इनका 10,000 पर मंथ। अब 15 साल के बाद दोनों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 18 लाख। लेकिन मिस्टर बी को सदमा तब लगता है जब इन्हें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट तो अमाउंट सेम है, लेकिन मिस्टर ए का कॉर्पस जो है 50 लाख का खड़ा हो गया और मैं यहाँ पे 25-61 पर ही हूँ। ऐसा कैसे?
इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि मिस्टर ए को कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। 10 साल में उन्होंने जितना रिटर्न बनाया, 11वें साल में उस रिटर्न पे भी रिटर्न बना। 11वें साल में वो फ्रेश स्टार्ट नहीं करे, 11वें साल में वो इंक्रीज कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का यही बेनिफिट है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई आपको अमाउंट मैच करना है। इन्होंने क्या सोचा कि भाई 18 लाख मैच करते, नहीं, आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। म्यूचुअल फंड्स का एक ही गेम है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं। ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है। अमाउंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना या वेट करना कि जब बड़ा कॉर्पस होगा तब करेंगे, तब सही नहीं। आप 100 से स्टार्ट करें ना। SIP के माध्यम से आप ₹100 से भी म्यूचुअल फंड्स में आ सकते हैं। स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। तो ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैटेगरीज और म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखेंगे। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिला हो बेसिक चीज़ों के बारे में। अफोर्डेबिलिटी, फैक्ट शीट क्या होता है? फैक्ट शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप किसी स्कीम में लगाएं उसका फैक्ट शीट ज़रूर लें एंड उसको देखें तो ज़रूर ही, है ना। अब जैसे ये ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट, ये कहाँ कहाँ पैसे लगाता है वो भी फैक्ट शीट में दिखता है हम लोगों को। ठीक है, तो वो फैक्ट शीट ज़रूर से देखिए। उसके बाद कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, एंड इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड है। एंड आउटसोर्सिंग, ये सबका वर्क एरिया डिफरेंट है। मार्केट पे इतने सारे शेयर से कहाँ पैसे लगाए, तो आपको ये, तो आप इस जिम्मेदारी का आउटसोर्स कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपको पूल ऑफ मनी का फ़ायदा मिला कि आप एक इन्वेस्टमेंट से जितना कर सकते थे। अब जो ₹100 से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ₹100 से किसी ने SIP स्टार्ट किया, तो उसको तो इस बड़े AUM का फ़ायदा मिल रहा है जो ऑलरेडी, अगर हम लोग बात करते हैं मल्टी एसेट का, इसका AUM अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसका ये भी दिखता है कि इसमें अभी कितना फंड्स इन्वेस्टेड है। तो इसका जो क्लोजिंग AUM है 31 अगस्त 2023। आई होप ये आपको दिख रहा हो। ये देखिए, ये क्लोजिंग AUM मतलब कि 31 अगस्त 2023 को इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसके जो फंड्स थे वो इतने थे 22,631 करोड़। अब इस फंड को जो रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न है 100 रुपीज़ लगा के भी उसका बेनिफिट उठा सकती हूँ। मुझे बहुत बड़े कॉर्पस का नहीं ज़रूरत है, मैं 100 रुपीज़ भी इसमें लगा सकती हूँ। ठीक है, खैर इसका SIP जो मिनिमम अमाउंट है वो ₹500 है एंड लमसम जो है वो 5000 है। एंड अगर इसमें बात करें तो म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। आज हम लोग पार्ट 1 को बेसिक चीज़ों पर ही रहने देते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप करते क्या हैं। आप EMC को पैसा देते हैं जिनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके पैसों को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, इस फंड्स को डिप्लॉय करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि इस सीरीज़ में हम लोग उस चीज़ को एड्रेस करें। पर्पज़ मेरा यही है कि आप लोग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। थैंक यू सो मच।